वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिजिड रोटेटर। रिजिड रोटेटर भी हमारा एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता है। हमने इसमें 4 तरह के मॉडल पढ़ते हैं क्वांटम में। एक आपका है बॉक्स वाला मॉडल जिसमें 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स मीन्स पार्टिकल अगर आपका ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है तो वो हम बॉक्स में उसकी स्टडी करते हैं। दूसरा पढ़ा हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, अगर पार्टिकल में आपकी वाइब्रेशनल मोशन हो रही है तो हम उसकी स्टडी करते हैं किसमें, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में। और तीसरा, अगर पार्टिकल में हमारी किसी भी तरह से रोटेशनल मोशन हो रही है तो हम उसकी स्टडी किसमें करते हैं, रिजिड रोटेटर में। तो रिजिड रोटेटर को हम ये क्या चूज करते हैं, कोई आपका सपोज कोई एक रोटेटर ले लेते हैं और वो क्या होगा, कोई एक आपका मॉलिक्यूल हो सकता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, मिनिमम 2 एटम में ही आपका कोई मॉलिक्यूल हो तभी उसमें कोई रोटेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मोनोएटॉमिक में कोई रोटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए मोनोएटॉमिक में हम रोटेशन एनर्जी की स्टडी नहीं करते हैं। रोटेशन एनर्जी से हम जब स्टडी करते हैं तो क्या है आपका डायएटॉमिक मॉलिक्यूल से स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो रिजिड रोटेटर इज स्टडीड बिकॉज इट इज ए मॉडल ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। सबसे सिंपलेस्ट मॉडल आपका यही होगा। वैसे तो ट्राइएटॉमिक भी हो सकता है, टेट्राएटॉमिक हो सकता है, पेंटाएटॉमिक हो सकता है, पर जो सबसे सिंपलेस्ट होता है रिजिड रोटेटर में वो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। देयरफॉर इट विल गिव रोटेशन एनर्जी। इससे हमको रोटेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। रिजिड रोटेटर होता क्या है, हम रोटेशन कराएं और रोटेशन जैसे हम जितना तेज हम रोटेशन कराएंगे उतना ही आपका क्या एक फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर वर्क करता है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल की आपका सपोज कोई ये मॉलिक्यूल है, एक एटम इधर है, एक एटम इधर, बीच में इनकी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो अगर आपका जितना आप इतना रोटेशन बढ़ाओगे उतना ही एक फोर्स बाहर की ओर वर्क करता है जो इनकी बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम रिजिड रोटेटर में यही कंसिडर करते हैं कि इनकी बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती है। इसीलिए रिजिड वाला जो कॉन्सेप्ट है, रिजिड जो आया है वो उसी लिए आया है कि हम इसकी बॉन्ड लेंथ को जो चेंजेस होंगे हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वो इतने माइन्यूट चेंजेस है हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब हम नॉन रिजिड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसमें हम इसको कंसीडर करते हैं कि जितना ज़्यादा स्पीड होगा रोटेशन का उतना ही एक फोर्स वर्क करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। अगर स्पीड कम है तब तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना इफेक्टिव नहीं होता है कि वो बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज कर सके। तो देखिए, तो इसलिए आपका जब हमारी रोटेशन का बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाता है, तो तब उस वाले केस में हमारा क्या होता है, तब ये नॉन रिजिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी हम रिजिड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। रिजिड में क्या कंसीडर करते हैं कि इनके बीच का जो 2 एटम्स हैं, एक ये इनको हम पॉइंट मास मान लेते हैं, एक का मास m1 दूसरे का मास m2, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस को r मान लेते हैं और पूरा जो मास सेंट्रलाइज होता है वो कहता है इसका सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं इसको। तो सेंटर ऑफ मास पर पूरा मास सेंट्रलाइज होता है। उस सेंटर ऑफ मास से इस m1 की डिस्टेंस सपोज करो r1 है और इस सेंटर ऑफ मास से इस m2 की डिस्टेंस r2 है, और टोटल जो डिस्टेंस है दोनों की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, या हम इसको बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं, बॉन्ड एक्सिस, ठीक है। ये इसकी बॉन्ड एक्सिस है और यहाँ से इन दो के बीच में जो बॉन्ड बना है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, हमारी r है, ठीक है। इसको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बोलते हैं। इस r का वैल्यू इस r1 प्लस r2 के इक्वल आता है, ठीक है। तो ये तो हमारा एक मॉडल हो गया जिसको हम रिजिड रोटेटर मान रहे हैं, और उसमें 2 पॉइंट मासेस होते हैं, एक मास m1 दूसरा मास m2। m1 का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से r1 पर है, m2 का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से r2 पर है। टोटल डिस्टेंस दोनों का हमारा r1 प्लस r2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास m1 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास इज r1 एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास m2 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास इज r2। टोटल डिस्टेंस इज r एंड इक्वल टू किसके इक्वल होगा, r1 प्लस r2 के, ठीक है। द डिस्टेंस r इज फिक्स्ड, डिस्टेंस r फिक्स होता है, हम इसको फिक्स मानते हैं, इसीलिए हम इसको रिजिड रोटेटर का कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि रिजिड रोटेटर। अदरवाइज क्या होता है, अगर डिस्टेंस चेंज हो जाता है रोटेशन के दौरान तो तब हम इसको नॉन रिजिड रोटेटर बोलते हैं, ओके। द डिस्टेंस r इज फिक्स्ड, इट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रोटेशन, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रिजिड रोटेटर, ठीक है। रिजिड रोटेटर इज रोटेटिंग अलोंग एन एक्सिस, एक एक्सिस के अलोंग ये आपका रोटेट हो रहा है। ये वाली एक्सिस जो इसको हम जहाँ पॉइंट जो कहाँ से गुजर रही है, ये वाली एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है, और ये एक्सिस का ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और ये हमारा जो एक्सिस बॉन्ड एक्सिस को बोल सकते हैं हम रोटेटिंग एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग ये रोटेट हो रहा है। तो रोटेट इस एक्सिस के अलोंग हो रहा है और ये इस बॉन्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, द डिस्टेंस r इज फिक्स्ड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रोटेशन, इसीलिए हम इसको रिजिड रोटेटर बोलते हैं। अगर ये चेंज हो जाता, चेंज का पॉसिबिलिटी है, जितना
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगा अमाउंट में, उतना ही वो इसको खींचने की कोशिश करेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। इसलिए हम क्या मानकर चलते हैं कि ये रिजिड रोटेटर है, इस पर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। इसीलिए हम इसमें, क्योंकि जब फोर्स वर्क नहीं करता तो ऐसे पार्टिकल को या ऐसे मॉलिक्यूल को हम, कैसे सिस्टम को हम फ्री वाला वर्ड उसके साथ यूज करते हैं। जैसे हमने किसमें बॉक्स में क्या था, पार्टिकल को फ्री पार्टिकल माना था। ऐसे ही जिस पर कोई फोर्स वर्क नहीं करता उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है। तो यहाँ पर भी हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो यूज करेंगे। सिर्फ हमारा यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा। Rigid rotator is rotating along an axis which is perpendicular to internuclear axis, या इसको हम bond axis भी बोल सकते हैं, ठीक है। And it passes through the center of mass cm. Rigid rotator model in quantum mechanics helps us to predict rotational energy of the molecule, and the energy possessed is काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना होता है हमारा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होता है। ओके, तो अभी हमने क्या किया कि हमारे एक पोटेंशियल एनर्जी तो रिजिड रोटेटर में नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर आती है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं हुई? क्योंकि कोई फोर्स तो है नहीं, क्योंकि अगर फोर्स होता तो तब जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो चेंज होना चाहिए था। हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि वो रिजिड रोटेटर है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, इस वजह से हमारा क्या होगा, फोर्स भी कुछ वर्क नहीं करेगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ नहीं आएगा, इसलिए हमारा पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होता है रोटेशनल मोशन के लिए। काइनेटिक एनर्जी अगर मैं I से मल्टीप्लाई I से डिवाइड कर दूं तो ऊपर I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और नीचे एक I आ जाएगा। और L इक्वल्स टू I ओमेगा होता है, तो I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को हम L स्क्वायर लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यूज आया रोटेशनल मोशन के रिजिड रोटेटर के लिए वो क्या है आपका L स्क्वायर अपॉन 2I। इसमें I क्या है? I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका वैल्यू होता है I इक्वल्स टू म्यू R स्क्वायर। R होता है उनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है उसकी कितना डिस्टेंस है, या दो पॉइंट मासेस जो है वो कितनी डिस्टेंस पर एक दूसरे से सेपरेट हो रखे हैं, वो हमारा R हुआ। म्यू क्या है? म्यू इज द रिड्यूस्ड मास। ये कब कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? जब हमारे पास दो मासेस होते हैं, तो दो मासेस के केस में हम म्यू यूज करते हैं, सिंगल मास होता है तो m यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो म्यू इक्वल्स टू इसका वैल्यू होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। R क्या है? फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट मासेस m1 एंड m2। अब तो हम इसकी श्रोडिंगर इक्वेशन पर आते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन होती है SI अपॉन E साई। H इसमें क्या होता है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, फंक्शन साई को ऑपरेट करता है, बाद में हमको एक आइगन वैल्यू जिसको हम एनर्जी बोलते हैं वो मिल जाती है और फंक्शन हमको एज इट इज मिल जाता है। ये हमारी आइगन वैल्यू इक्वेशन भी कहलाती है, ठीक है। तो जो H है उसका वैल्यू काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर के बराबर होता है। पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं, तो इसलिए इसको तो हमने कर दिया जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर के बराबर हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आएगा। तो ये आएगा T, और T का वैल्यू हमने अभी पीछे कहा है L स्क्वायर अपॉन 2I होता है। तो काइनेटिक का ऑपरेटर क्या हो जाएगा? ऑपरेटर L स्क्वायर अपॉन 2I, ठीक है। तो L स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है LX स्क्वायर प्लस LY स्क्वायर प्लस LZ स्क्वायर। तो सेम ऐसे ही ऑपरेटर L स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? ऑपरेटर LX स्क्वायर प्लस ऑपरेटर LY स्क्वायर प्लस ऑपरेटर LZ स्क्वायर। LX LY LZ क्या है? ये पीछे हमने जब हम कम्यूटेटर ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, ये हमने वहां पे भी डिस्कस किया था कि हमारा LX का जो वैल्यू आता है वो YPZ आता है माइनस ZPY। ऐसी LY का वैल्यू ZPX माइनस XPZ, LZ का वैल्यू XPY माइनस YPX, ये आता है। इसमें हम यहाँ इनके PX PY जो हैं आपके, या PZ जो है तीनों में आ रहे जो, वो हमारे मोमेंटम ऑपरेटर होते हैं और XYZ हमारे पोजीशन ऑपरेटर होते हैं। और मोमेंटम ऑपरेटर PX PY PZ इनका वैल्यू हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन क्वांटम केमिस्ट्री वाला जो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था। PX का वैल्यू होता है माइनस KI H क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, PY का वैल्यू होता है माइनस I H क्रॉस डेल बाई डेल वाई, PZ का वैल्यू होता है माइनस I H क्रॉस डेल बाई डेल Z। तो वो माइनस I H क्रॉस इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, उससे कॉमन लेकर हम इसको बाहर निकाल कर डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ Y डेल बाई डेल Z माइनस Z डेल बाई डेल वाई, ठीक है।
ऐसे ही सिमिलरली एल वाई, अगर इसको नहीं समझ आया तो एक बार हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर वाला वो लेक्चर देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा वैल्यू हमारा कैसे आया है। ठीक है, एल वाई माइनस आई एच क्रॉस जेड डेल वाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल वाई डेल जेड, एल जेड एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, पी एक्स और पी वाई का वैल्यू रखा, उसके बाद हमको ये मिलेगा माइनस आई एच क्रॉस एच एक्स डेल वाई माइनस वाई डेल एक्स। ओके, for a rigid rotator we use the operator in terms of polar coordinate, क्योंकि जब हमारा रोटेशनल मोशन होता है तब r चेंज हो सकता है पर वो नहीं होता है क्योंकि रिजिड है। चलो, तो इसलिए, और दूसरा एंगल भी चेंज होता है, दूसरा उसके साथ साथ वो फाई, उसका फेज भी चेंज होता है। तो यहाँ पे इसलिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड की जगह हम आर थीटा फाई यूज करते हैं। तो फॉर ए रिजिड रोटेटर सेम ऐसे ही हम हाइड्रोजन एटम में भी करेंगे, उसमें तो आर भी चेंज होता है। आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 1s में है, 2s में है या 2p में है, 3s में है, 3p में है, तो उसी के अकॉर्डिंग आर चेंज हो जाएगा। तो वहां पर तो आर वेरिएबल है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ तो रिजिड है इसलिए आर फिक्स है। तो थीटा और फाई इसमें दो वेरिएबल आएंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड की जगह हम यहाँ पर रिजिड रोटेटर के केस में क्या यूज करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा एंड फाई। ओके, तो इस तरह से हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हम आर थीटा फाई की फॉर्म में इन रिलेशंस का यूज करके हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या है वो, x है तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं r साइन थीटा साइन कोस फाई, y है तो उसकी जगह लिख सकते हैं y इक्वल्स टू r साइन थीटा साइन फाई, और z है तो r कोस फाई कोस थीटा। तो इस तरह से हम इन तीन रिलेशन का यूज करके जो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, उनको हम आर थीटा फाई वाली टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसमें से भी आर वाली टर्म्स को हमको कंसीडर करना नहीं है क्योंकि वो तो वेरिएबल है नहीं, तो हमें फिर उसमें से भी थीटा और फाई वाली टर्म्स को ही यूज करना है। ठीक है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली टू बी फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई, और इससे हमको एल एक्स एल वाई एल जेड का जो वैल्यू आता है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आई एच क्रॉस साइन फाई डेल बाई डेल थीटा प्लस कोट थीटा कोस फाई डेल बाई डेल फाई। एल वाई का वैल्यू मिलेगा आई एच क्रॉस कोस फाई डेल बाई डेल थीटा माइनस कोट फाई साइन फाई डेल बाई डेल फाई। एल जेड का जो वैल्यू मिलेगा वो आएगा माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल थीटा। इसमें एल स्क्वायर का वैल्यू जो मिलेगा इन तीनों के, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर से, वो आएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर। ये हमें एल स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन हमें श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है हमारी, एच साई इक्वल्स टू ई साई, उसमें एच का वैल्यू भी पीछे भी निकाला हमने, क्या था एल स्क्वायर अपॉन 2i। तो हम यहाँ पर एल स्क्वायर का वैल्यू को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर इन द अबव इक्वेशन हमको क्या मिलेगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, और डिवाइड में कौन है 2i, तो मैंने इसको यहाँ एक साथ लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई। ये तो था हमारा किसका, एल स्क्वायर अपॉन 2i का वैल्यूज। ठीक है, इंटू साई इक्वल्स टू ई साई। सही है, इतने पार्ट को भी आप अगर उसको उधर लेकर जाओ, इधर ये मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा। जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में। तो 2i उस साइड इक्वल की दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में आ गया, माइनस का साइन भी उधर चला गया, एच क्रॉस स्क्वायर वो इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये यहाँ पर आ गया। तो माइनस के 2i अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, एच क्रॉस होता है एच अपॉन 2पाई, तो एच क्रॉस का स्क्वायर क्या आएगा, एच स्क्वायर अपॉन 4पाई स्क्वायर। तो ये हमको मिलेगा। तो जब हम इस वाली टर्म्स को भी इधर लेकर आएंगे प्लस का बन जाएगा, और इस प्लस वाली वैल्यूज को हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इतनी वैल्यूज को अगर तुमने एच क्रॉस की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये वाले टर्म्स हमारी बनेगा एच स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा 4पाई स्क्वायर, 4पाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 8पाई स्क्वायर आई, और ई पहले से है अपॉन एच स्क्वायर। इतना टर्म्स हमारा ये बन जाएगा। इसको हम बीटा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे आगे। ठीक है, वी नोटिस दैट, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। वी नोटिस दैट द वेव फंक्शन साई
इज द फंक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट थीटा एंड फाई, क्योंकि आर को तो हमने कंसीडर किया ही नहीं, आर तो वेरिएबल है ही नहीं, रिजिड रोटेटर है, आर फिक्स है, ठीक है। वेरिएबल कौन कौन है, थीटा एंड फाई। तो दीज टू आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, देयरफॉर यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, क्योंकि हम अलग अलग जितने वेरिएबल है उनको अलग अलग सेपरेट करते हैं, तब हम उनको आगे ऑपरेटर उनको ऑपरेट करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सारे वेरिएबल को एक साथ ही ऑपरेटर ऑपरेट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे डेल वाला वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑपरेटर है, मान लो ये थीटा का ऑपरेटर है, तो साई तो जबकि फंक्शन किसका है, थीटा का भी है, फाई का भी है, तो इसलिए हम वहां पर डेल वर्ड यूज कर रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन करेगा हमारा ऑपरेटर, थीटा वाली टर्म को ऑपरेट करेगा और फाई वाली को नहीं करेगा, और ये वाला ये फाई वाली को करेगा, थीटा को नहीं करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इनको सेपरेट कर देते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इसके मेथड्स होते हैं कुछ, उनका यूज करके साई थीटा फाई, इसका वैल्यू मिलेगा थीटा थीटा इंटू फाई फाई, ओके। तो अभी जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन आई रिजिड रोटेटर की, इक्वेशन 1 बोला जिसको हमने, उसमें 8 पाई स्क्वायर आई ई अपॉन एच स्क्वायर वाली टर्म्स को अगर हम बीटा स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं, तो तब हम इक्वेशन 1 को इस तरह से लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा, साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, साई फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई इक्वल्स टू माइनस डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर साई थीटा फाई। ये हमारा नया इक्वेशन से रिड्यूस होके आ जाएगा इक्वेशन 1 में, अगर हम वहां पर इस वाली टर्म्स को बीटा स्क्वायर मान ले तो। अब हम इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं, तो साइज में इस तरह से करते हैं कि एक तरफ हमारी थीटा वाली टर्म्स रह जाए और दूसरी तरफ हमारी फाई वाली टर्म्स आ जाए। तो साइन थीटा अपॉन थीटा थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा 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 प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन फाई फाई डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर, और ये फंक्शन किसका है आपका इस बार यहाँ पर फाई फाई। तो इधर वाली टर्म्स में देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स है उसमें वो वाली टर्म किस पर डिपेंड कर रही है, सिर्फ थीटा पर। जो राइट हैंड साइड वाली टर्म्स है वो डिपेंड कर रही है हमारी फाई पर। ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन वी गेट, हमें जो मिलता है वो यहाँ से ये दो इक्वेशन से सेपरेट होके आती है, ठीक है। क्योंकि हम दो दो वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन को क्या सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम उसको पहले सेपरेशन करके वेरिएबल्स का, उससे दो जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशंस बना लेते हैं। तो ये जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन है वो दो अलग अलग इक्वेशन में स्प्लिट हो जाती है। 1 अपॉन फाई फाई डेल स्क्वायर डेल फाई स्क्वायर फंक्शन फाई फाई इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर, इसको हम फाई इक्वेशन बोलते हैं। इसमें एम एक इंटीजर है, ठीक है, और कांस्टेंट है। तो साइन थीटा अपॉन थीटा थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा 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 प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमारा थीटा इक्वेशन कहलाती है। तो इस तरह से हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन दो इक्वेशन में स्प्लिट होगी अलग अलग वेरिएबल्स की फॉर्म में। वी हैव स्प्लिट द श्रोडिंगर इक्वेशन इनटू टू इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू थीटा एंड फाई। लेट अस ट्राई टू सॉल्व फाई फाई इक्वेशन। रीअरेंज द फाई फाई इक्वेशन, जो ऊपर वाली थी हमारी, वी गेट डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर था, उसको हमने इधर किया शिफ्ट, डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई हमने उधर कर दिया, तो माइनस क्या बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा, माइनस एम स्क्वायर फाई फाई बन जाएगा, ठीक है। तो डेल स्क्वायर फाई फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर फाई फाई, और इस वाली टर्म्स को भी आप इधर लेकर आओगे, इधर इक्वल के दूसरी साइड जाकर ये प्लस में बन जाएगा। डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर फाई फाई प्लस एम स्क्वायर फाई फाई इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारी जो अभी थीटा वाली फाई वाली जो इक्वेशन आई है श्रोडिंगर इक्वेशन को वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद, तो उसके बाद हमारी दो इक्वेशंस आई थी। पहली इक्वेशन हमारी फाई फाई वाली इक्वेशन थी, दूसरी हमारी थीटा वाली। उसको हमने आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो हमको ये मिलता है फाई, क्योंकि अभी ये वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन का फाई वाला पार्ट, फाई फाई इक्वल्स टू एन ई रेज़ टू द पावर आई एम फाई। आई इसमें आयोटा होता है, एम का जो वैल्यूज आता है वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के जैसा, ठीक है। जैसे उसमें वैल्यूज मिलता है हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 0 होता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 होता है, सेम
सेम ऐसे ही। एंड इसमें क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। इफ वी अप्लाइंग दी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन के लिए हमने पीछे भी किया है कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होता है, एज के वेव फंक्शन के लिए अगर साई स्टार साई डी2 इसका वैल्यू इक्वल टू 1 आता है तो ऐसा फंक्शन नॉर्मलाइज कहलाता है। तो ऑलरेडी इसमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, तो मतलब नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट तो है ही इसके अंदर, तो ये फंक्शन तो नॉर्मलाइज होगा। तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन के लिए साई स्टार साई डी2 इक्वल टू 1, तो ये हमारा साई क्या है, वेव फंक्शन। तो यहाँ पे वेव फंक्शन कौन है, फाई। फाई का जो हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई स्टार क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई, तो यहाँ पे उसका वैल्यू क्या आएगा, फाई स्टार इंटू फाई इंटू डी2 की जगह डी फाई हो जाएगा क्योंकि फंक्शन किसका है, फाई का, इक्वल टू 1। सही है, तो यहाँ से फाई का वैल्यू रखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या होता है, अगर किसी फंक्शन में आयोटा वाला पार्ट होता है तो आई की जगह माइनस आई आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर n इंटू ई की पावर माइनस आई एम फाई हो गया इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में, इंटू फाई को एज इट इज रख दिया, n इंटू ई की पावर आई एम फाई, डी2 की जगह डी फाई इक्वल टू 1। e की पावर माइनस आई एम फाई, e की पावर प्लस आई एम फाई, तो यहाँ से इन दोनों से मिलेगा हमको e की पावर 0, और किसी की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। n इंटू एन स्क्वायर की फॉर्म में ये बाहर चला जाएगा क्योंकि जो भी कांस्टेंट वैल्यू होता है n क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम किससे, इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, तो n स्क्वायर की फॉर्म में तो बाहर हो गया। हमारे पास सिर्फ डी फाई बचा, डी फाई का इंटीग्रेशन हमारा फाई आता है, तो यहाँ पे फाई आ गया, लिमिट लगा दिया 0 से 2 पाई इक्वल टू 1। ठीक है, आगे इसको लिमिट को एक्सटेंड कर देते हैं, एन स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से 2 पाई माइनस 0 इक्वल टू 1 आया, एन स्क्वायर इंटू 2 पाई इक्वल टू 1, एन स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, और एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट पाई। तो ये जो हमारा वेव फंक्शन आया था, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, अब इसका वैल्यू ये हो जाएगा, एन की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फाई इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 पाई ई रेज टू द पावर आई एम फाई, वेयर एम इज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। लेट अस सॉल्व द थीटा इक्वेशंस। थीटा इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो ये थी हमारी थीटा इक्वेशन। तो फिर इसमें हमें लेजेंड्रे के जो इक्वेशंस होती हैं उनकी हेल्प लेना पड़ता है, उससे हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लेजेंड्रे के जो सॉल्यूशन है वो वेरी 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 वेल नोन होते हैं, उसी का यूज करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिस कैन बी सॉल्व बाय ट्रांसफॉर्मिंग थीटा इक्वेशन इनटू लेजेंड्रे इक्वेशन, एंड द सॉल्यूशन ऑफ लेजेंड्रे इक्वेशन इज वेल नोन।